आपके पापा यहीं पर है, कह रहे हैं कि जब हम नमाज के लिए उठते थे तब ये सोने जाती थी, तो सिर्फ 5 घंटे की नींद लेते थे आप। लड़कियां सीरियल ज़्यादा पसंद करती हैं, तो आपका फेवरेट सीरियल? तो मेरी इस पूरी 1.5 साल की जर्नी में सिर्फ एक दिन ऐसा था जिस दिन मैंने पढ़ाई नहीं की थी। अगर मौका मिले कभी किसी एक पॉलिटिकल लीडर से मिलने का, तो आप किससे मिलना पसंद करेंगे? राघव से। नेक्स्ट गोल क्या है? यूपीएससी। यूपीएससी में कौन सा पोस्ट आपको फेवरेट लगता है? आईएएस। मॉक में सबसे पहली बार जो आपने दिया था तो स्कोर क्या था? डर भी कई बार लगता है दूसरों के मार्क्स को देख के मॉक में, तो कैसे मतलब मैनेज किया उसको? उसके बाद फिर मैं रात में 9 बजे अपनी स्टडी टेबल पे बैठती थी और सुबह 5 बजे उठती थी। तो वो रात में 9 से लेके 5 तक मेरी प्रैक्टिस, रिवीजन सब कुछ उसी में होता था। रात के 9 से सुबह के 5? सुबह 5 बजे तक पढ़ते थे। नींद भगाने का क्या तरीका होता था? पानी पी लेती थी, सेक्शन मॉक दे लेती थी, तो समझ आ जाता था अभी पढ़ना है। अब आपका विचार क्या है? चूँकि अब आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा, पासपोर्ट ऑफिस में आप जॉब करेंगे, तो अब आगे कहाँ पहला टूर मारने का इरादा है? तो जिस दिन रिजल्ट है उस दिन फैमिली का रिएक्शन क्या है? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने परिवार में। और आज मेरे भाई सफलता की सीरीज़ में, इस पॉडकास्ट की सीरीज़ में मेरे भाई एक ऐसे शख्सियत हैं जो यूपी के इटावा से आती हैं और जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से सीजल 2024 में असिस्टेंट इन एमईए का पद जो है वो प्राप्त किया है। हम बात कर रहे हैं महक खान की, जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो स्वागत है महक आपका। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा। महक जो है वो लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक साबित होने वाली हैं, क्योंकि इनके लाइफ में भी बाकी बहुत स्ट्रगल रहा। पूरा परिवार भी मैनेज करना, साथ में पढ़ाई भी करना, और सबसे खास जो महक की स्टोरी बनाती है वो ये है कि पहली अटेम्प्ट में ही इन्होंने इतनी शानदार पोस्ट प्राप्त की है। तो मैं चाहूँगा अपने दर्शकों से कि आप पूरी बात को सुनें और इस इंटरव्यू को लास्ट तक देखें, ताकि आप भी अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर के आ पाएँ और अपने तैयारी को और भी मजबूत कर पाएँ। ठीक है, तो महक बताइए अपने थोड़े से एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में कि कैसा आपका 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन रहा, कहाँ से आपने किया? सर मैंने इटावा से ही 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन तीनों ही की है। मैं 10th में मेरे अच्छे परसेंटेज थे, 95% के साथ मैंने 10th की है, 96.5% के साथ 12th की है, एंड सेम ग्रेजुएशन में भी काफ़ी अच्छा परसेंटेज था, A+ ग्रेड थी मेरी। अच्छा। मैंने BA किया है, ग्रेजुएशन से वहीं से किया है, इटावा से सब कुछ। महक आपके परिवार में कौन कौन रहता है? सर मैं, फादर, मदर, एक छोटी सिस्टर है और छोटा भाई है। पापा क्या करते हैं? पापा का बिजनेस है, अपनी शॉप है। अच्छा, किस चीज़ का शॉप है? सर जो इंजन होते हैं, इंजन पार्ट्स होते हैं ट्रक्स वगैरह में, उसका। तो शॉप पे आप भी जाते हैं? नहीं। आप नहीं जाते? नहीं, भाई लोग मैनेज कर लेते हैं? पापा ही मैनेज करते हैं पूरी। पापा ही मैनेज करते जी, हैं? भाई छोटा है, वो उसकी स्कूलिंग चल रही है। तो ये एसएससी के बारे में आपने कब जाना? सर SSC के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने अपनी प्रिपरेशन एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट शुरू की थी, लेकिन क्योंकि वो घर से मैनेज नहीं हो पाया, इस वजह से फिर वन ऑफ माय फ्रेंड, उसने मुझे बताया कि SSC के बारे में। वो यहाँ दिल्ली में SSC की प्रिपरेशन करी थी 2 साल से। तो जब मेरा उससे कांटेक्ट हुआ तो उसने मुझे बताया, आपके बारे में बताया सबसे पहले। तो मैंने आपकी डेमो क्लास ली और अगले दिन बैच परचेज करके मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी। ऑनलाइन की डेमो क्लास ली थी आपने? हाँ, ऑनलाइन आपके बैच ऐप पे अवेलेबल है डेमो क्लास कुछ, तो मैंने उसी को लिया था और उसके बाद तुरंत ही बैच ले लिया था। किस बैच में? चैम्पियंस 9.0 बैच में इनरोल किया था मैंने। अच्छा, 9.0 बैच के स्टूडेंट हैं आप। ओके, तो सीजल के बारे में जब आप जाने तो क्या लगा आपको पहली बार में कि क्या आप इसको क्रैक कर सकते हैं या इसमें वक्त लगेगा? सर मुझे ये पता था कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं उसको टाइम देना पड़ेगा प्रॉपर्ली। तो मैंने जब उस चीज़ को शुरू किया, तो जब जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट हुआ तो मुझे ये लगता गया कि हाँ, मैं इसको कर सकती हूँ, घर से प्रॉपर्ली अच्छे से कर सकती हूँ। तो फिर मैंने उस पर और टाइम देना शुरू किया और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल प्रॉपर उसी वे में कर लिया कि हाँ, मुझे इसे इसी अटैम्प्ट में क्रैक करना है। तो अक्सर लोगों का ये मानना होता है कि घर पर पढ़ाई नहीं होती है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है, कोई ना कोई आते रहता है, ठीक है, गेस्ट को भी अटेंड करना, चूँकि लड़की हैं आप तो खाना बनाना, बाकी चीज़ें करना, ठीक है, तो ये कैसे मैनेज किया आपने? सर घर मैंने अपनी पूरी पढ़ाई घर से ही की है। मैंने इवन लाइब्रेरी भी ज्वाइन नहीं की कभी भी। पूरा प्रिपरेशन, अपना प्रिपरेशन, मॉक्स सब कुछ मैंने घर से ही किया है। और रही बात, मेरी मम्मी काफ़ी सपोर्टिव थी, इवन मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है। उन्होंने कभी इस तरह का कोई प्रेशर नहीं डाला मेरे पे कि घर का कोई काम करना है या कुछ भी।
उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आराम से पढ़ाई करो, कोई इशू नहीं है। तो मतलब उस माइंडसेट के आपके परिवार में लोग नहीं हैं कि नहीं नहीं तुम लड़की हो तो घर का काम करो, चूल्हा चौका करो, ठीक है, चाहे पढ़ाई कर रही हो नहीं कर रही हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं था। नहीं सर, उनकी आपको फ्री प्रायोरिटी दे थी। दिया गया था कि आप अपनी पढ़ाई करो और आप अपने हिसाब से अपने आप को शेप अप करो। जी। और चूँकि 10th और 12th के मार्क्स भी काफ़ी शानदार थे तो परिवार को एक विश्वास था कि लड़की आगे कुछ कर लेगी। जी। ठीक है, तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन फैमिली का रिएक्शन क्या था? सब बहुत खुश थे। रात में रिज़ल्ट आया तो मैंने तो हुँ, किसी को नहीं जगाया था। हुँ, मैं बस अपना रिज़ल्ट देख के बैठ गई थी। फिर हुँ, पापा खुद ही उठे, उनको बताया तो वो काफ़ी खुश हुए। फिर सबको पता चला सुबह, हुँ। तो सभी काफ़ी खुश थे। तो क्या लगा था आपको पहले कौन-सा पोस्ट मिलेगा? सर मैंने एएसओ डाली थी सबसे पहले, एएसओ के तुरंत बाद मैंने यही पोस्ट ऑप्ट की थी क्यों, असिस्टेंट की। रीज़न क्या है असिस्टेंट इन एमईए चूज़ करने का? सर मुझे मतलब कि ऑफ़िसर लेवल की पोस्ट नहीं चाहिए थी, मतलब कि एएसओ के बाद मैंने ये जो एग्ज़ामिनर वग़ैरह होते हैं और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया और क्या कहते हैं ये एक्साइज़ इंस्पेक्टर वग़ैरह, मैंने इन सारी पोस्ट को हटा के मैंने फिर ये असिस्टेंट वाली पोस्ट कितना डाली रैंक है थी। आपका? मेरी 3346 रैंक है। ओके, तो फिर आपने असिस्टेंट इन एमईए पद जो है वो जी। चूज़ किया था आपने। ठीक, थोड़ा-सा एक बार हम लोग जानते हैं एसएससी की तैयारी के बारे में कि कैसे आपका ये जर्नी सीजल के साथ में शुरू हुआ, ठीक है? कब आपने तैयारी शुरू की और इसके साथ में आपने कौन-कौन सी परीक्षाएँ के फॉर्म और भरे थे आपने? सर मैंने ये जो प्रिपरेशन शुरू की थी वो जून 2023 में शुरू की थी। पहली बार आपने सरकारी नौकरी की तैयारी 2023 से शुरू हाँ, किया जून आपने? 2023 में मैंने बैच लिया था और हुँ, तभी से शुरू की थी मैंने हुँ, प्रिपरेशन। हुँ, और उसके बाद से 1 साल की पूरी प्रॉपर मैंने हुँ, प्रिपरेशन की थी। हुँ, एंड मैंने सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम के डाले थे फॉर्म, सीएचएसएल एंड सीजीएल। हुँ। और जिसमें सीजीएल में सिलेक्शन हुआ है और सीएचएसएल का जब पोस्ट प्रेफ़रेंस आया था तो मैंने उसको स्किप कर दिया था क्योंकि सीजीएल के मार्क्स मुझे पता चल गए थे तो तो सीट लगा उसमें कि उसमें बेकार है और सीट वेस्ट करना बेकार है तो आपने इसलिए। छोड़ दिया। ठीक है, अगर हम सीजल की तैयारी की बात करें तो हमारे बारे में आपको दोस्त ने बताया, ठीक है? हुँ। तो आपने वहाँ से डेमो क्लासेस ली, सारी शुरू की। तो एक-एक करके हम इसमें चलते हैं और सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी अपन जानते हैं। ओके। सबसे पहले अगर सब्जेक्ट की हम बात करें तो मैथ्स की तैयारी आपने कैसे की? पूरा डिटेल में बताइए, बिल्कुल ज़ीरो से लेकर के मेंस लेवल तक पूरा सफ़र। सर मैंने मैथ्स के लिए आपका ही बैच लिया था, मैंने लाइव बैच लिया था हुँ, 9.0 वाला। तो आप दिन में डेली 2 क्लासेस लेते थे, अरिथमेटिक प्लस एडवांस, एक हुँ, अरिथमेटिक की, एक एडवांस की। तो मैं दोनों ही लाइव अटेंड करती थी प्रॉपर और दोनों को कंप्लीट करने के बाद उसी दिन रिवाइज़ भी करती थी। जैसे कि आपने जितने भी क्वेश्चंस करवाए मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से लगाया हुँ, और प्लस बुक से प्रैक्टिस भी करती थी। हुँ, मैंने प्रैक्टिस और मॉक्स दोनों साथ में चलाए हैं। जैसे कि हुँ, मेरा कोई एक टॉपिक कंप्लीट हो गया तो मैंने उसी का चैप्टर वाइज़ मॉक दे लिया, हुँ। टाइम कवर करने के लिए अपना। और ऐसे ही मैंने पूरा बैच आपका लाइव कंप्लीट किया है प्री वाला। इसमें एक बात है कि लाइव बैच में बच्चों को कभी-कभी सुना भी देता हूँ। हाँ, तो क्या आपको कभी डाँट मिली है? मैंने कभी कमेंट नहीं किया, अच्छा। किसी भी बैच में कभी भी कमेंट नहीं किया लाइव क्लास में। मुझे ऐसा लगता था आप देखेंगे ही नहीं तो करने का फ़ायदा नहीं। बस। देखेंगे ही नहीं तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और सर मुझे ऐसा कभी डाउट आया नहीं क्योंकि आप हमेशा डाउट एकदम क्लियर करके ही चलते थे और जो हुँ, 1-2 होते भी थे तो वो कोई ना कोई पूछ लेता था तो वो क्लियर हो जाते थे। हो जाते तो थे। ऐसे मुझे कभी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमेशा मतलब आपने कुछ मॉक्स भी दे रखे थे अपने चैप्टर वाइज़ टेस्ट भी दे रखे थे एप्लीकेशन के हाँ, अंदर में। एप्लीकेशन पे मैंने वो भी सारे अटेम्प्ट किए थे। मतलब एप्लीकेशन में हम 3 चीज़ें देते हैं, क्लासरूम शीट, हुँ, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस शीट और साथ में टेस्ट। तो आपने इनमें इन चारों में से मतलब कौन-कौन चारों से किया था। सारे आपने किए? आपने जैसे कि कोई एक टॉपिक पढ़ा दिया तो हुँ, मैंने उसकी क्लासरूम शीट दोबारा से लगाई थी, हुँ, उसकी प्रैक्टिस शीट पूरी लगाई थी, जो हुँ, नहीं आते थे उसको सॉल्यूशन से देख लेती थी हुँ। और फिर मैंने टेस्ट भी अटेम्प्ट किए थे। जो प्रैक्टिस शीट हम अलग से बच्चों को देते हैं सॉल्व करने के लिए, तो वो कितना फ़ायदेमंद रहा आपके लिए? वो सर मुझे मैंने प्री वाले बैच में आपने जितनी भी दी थी मैंने सारी लगाई थी। मेंस की थोड़ा टाइम कम था तो मैं कुछ सब्जेक्ट अभी कुछ हम चैप्टर मेंस के पर लगा भी पाए आएँगे। थे। अभी हम लोग हाँ, चैंपियंस 9.0 पर हैं। तो मैंने उसमें सारी लगाई थी, वो काफ़ी हेल्पफुल थी। मतलब आप जो क्लासरूम शीट में क्वेश्चन करवाते थे, प्रैक्टिस शीट में थोड़े अलग क्वेश्चंस होते थे, हाँ, थोड़े एडवांस लेवल के होते थे, जो बिल्कुल, मतलब कि कुछ ही लोग सॉल्व कर पाते थे, तो कर मैं पाते थे। वो आपको दूसरी लेवल पे ले जाता है। इसके पीछे का रीज़न भी हमारा माइंडसेट जो था वो ये था कि कई सारे बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं सर आपने तो ये नहीं कराया, सर आपने तो ये नहीं कराया, और हमें ये बात पता है कि अगर हम सारी चीज़ें अगर कराने लग जाएं तो वो 1 साल की जगह 2 साल का बैच जाएगा। तो हमने आपको एक कंसेप्ट पढ़ा दिया जिसके आधार पर आप बना सकते हैं। तो जो हमारे ज़्यादा फ्रीक्वेंट हैं, जो हमारे बार बार पूछे जा रहे हैं, वो तो हमने क्लास में करा दिए, और जो थोड़े से आड़े टेढ़े सवाल हो गए तो वो सारा का सारा हम लोग प्रैक्टिस शीट में दे देते थे विथ सॉल्यूशन, कि अगर एक समझदार बच्चा है तो वो वहाँ से पढ़ करके उसको पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकता है। तो उससे आपको काफ़ी मदद मिली। जी।
थोड़ा मुश्किल लगता होगा प्रैक्टिस शीट बनाना। हाँ, लेकिन जब वो बन जाती थी तो एक चैप्टर का कंप्लीट होने के बाद कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का आता था कि हाँ, अब इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम बना लेंगे। क्या बात है। और उसके बाद में जो यूनिट टेस्ट हम छोटे-छोटे देते हैं हर जी। एक चैप्टर का, तो उसका फ़ायदा कैसे उठाया आपने? सर वो मुझे टाइम कवर करने में काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि उसमें जो टाइम की बाउंडेशन होती है कि हाँ, आपको इस चैप्टर को मतलब कि इस पूरे टेस्ट को इतनी ही टाइम में कंप्लीट करना है, तो उससे प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्प मिली कि किस क्वेश्चन को कितनी जल्दी बनाना है, कौन से क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाना है। क्योंकि आप हर क्वेश्चन के 2 मेथड बताते थे, एक तो पूरा बेसिक और एक छोटा शॉर्ट वाला। हाँ। तो अब उसमें जब हमने टेस्ट दिए तो हमें समझ में आया कि हमें कौन से टाइम पे कौन सा अपना जो मेथड है उसको लगाना है, ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी बन जाए। तो वो उस चीज़ में काफ़ी हेल्प किया पहला उसने। वाला जो मेथड होता था वो क्वेश्चन से फ्रेंडली कराने के लिए होता था जी। कि तुम समझ लो कि कहना क्या चाहता है, और दूसरा समझ लो कि उड़ाना कैसे है। तो वो पूरा फ़ायदा आपको मिला वहाँ पे। फिर आगे जब चैंपियंस 9.2 ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद में आपने मैथ्स को कैसे कंटिन्यू रखा मेंस तक में? आगे की पढ़ाई कैसे की? सर अप्रैल में लगभग बैच ख़त्म हो गया था और सितंबर में हमारा फ्री था। तो फिर उसके बाद मैंने अपना मोस्टली सिर्फ जो क्लासरूम शीट थी, मैंने हर टॉपिक की उसको दोबारा से रिवाइज़ करना शुरू किया। मैंने हर क्लासरूम शीट को लगभग 4 से 5 बार रिवाइज़ किया है पूरा, खुद से लगाया और 2-3 बार प्रैक्टिस शीट्स लगाई हैं सारी। तो वो जो टाइम बचा था मेरा बैच ख़त्म होने से लेके प्री के बीच में, तो उसमें मेरे सारे टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज़ हो गए थे और प्लस आपकी बुक से मैंने प्रैक्टिस की थी। कौन सी बुक थी आपके पास? सीजल वॉरियर मैंने ले ली थी, तो मैंने अच्छा, सीजल वॉरियर को पूरे अच्छे से लगाया था और आपकी शीट्स से लगाई थी। ठीक है। फिर बाद में रिवीजन के लिए आपने कैसे? रिवीजन के लिए मैंने फार्मूला बुक ली थी, एग्ज़ाम से पहले ही ली थी, कुछ टाइम पहले ही। तो मैंने उससे सारे टॉपिक्स को एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लिया था, क्या प्री से तरीका पहले। है फॉर्मूला बुक पढ़ने का? महक कैसे पढ़ती है फॉर्मूला बुक? सर फार्मूला बुक पढ़ने का मेरा ये है कि मैंने जैसे कि मुझे कुछ भी रिवाइज़ करने जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री सबसे बेस्ट उसमें, ट्रिग्नोमेट्री जैसे मुझे रिवाइज़ करनी है तो उसमें बस एक बार सारे मैंने फॉर्मूलेस देख लिए और उसमें एक बेस्ट चीज़ें जो आप प्रोवाइड करते हैं, एग्जांपल्स देते हैं आप, और जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो उस एग्जांपल में मिल जाते हैं। तो अगर कोई पूरा चैप्टर रिवाइज़ नहीं कर पा रहा है तो वो सिर्फ कुछ पेजेस पढ़ के ही अपना पूरा चैप्टर रिवाइज़ कर सकता है, विद क्वेश्चंस के साथ कर सकता क्वेश्चंस है। के साथ कर सकता हाँ, है। तो ये सबसे अच्छा तरीका असल है। में आज से 2 साल पहले मैं जब इंटरव्यू ले रहा था तो एक कैंडिडेट का ही सजेशन था कि सर फार्मूला बुक में फर्स्ट एडिशन में सिर्फ आपने इतने फार्मूले दे दिए हैं कि हम लोग परप्लेक्स्ड हो जाते हैं। अगर एक एक एग्जाम्पल भी रहे ना तो बड़ा अच्छा रहेगा रिलेट करने के लिए। और जब सेकंड एडिशन हमने निकाला, सारे एग्जाम्पल्स के साथ हमने डाला, तो उसने अलग ही मतलब काम कर दिया, नेक्स्ट लेवल की चीज़ें। बहुत ऐसे लोग हैं अब आजकल अपने नोट्स को रिवाइज़ नहीं करते हैं, सिर्फ उसको रिवाइज़ करके चले जैसे कि जाते सर हैं। एक नंबर सिस्टम टॉपिक है, उसके नोट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उसके लेक्चर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, पर फॉर्मूला बुक में आपने जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो मतलब कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेस्ट बेस्ट क्वेश्चंस हैं अपने आप में, और उसमें पूरा अच्छे तरीके से नंबर सिस्टम बहुत कम टाइम में रिवाइज़ हो सकता है। तो वो काफ़ी अच्छे कुछ टॉपिक्स आपने उसमें दे रखे हैं, जो बहुत आराम से रिवाइज़ हो जाते हैं। तो बहुत फ़ायदा पहुंचाता है शॉर्ट शॉर्ट टाइम पे। नोट्स नहीं बनाने पड़ते। ओके। चलिए बढ़िया। फिर उसके बाद आगे मेंस की तैयारी कैसे की मैथ्स के आपने? उसके बाद सर मेरा जब प्री हो गया, तो उसके बाद फिर मैंने मेंस बैच परचेज़ किया था, कॉम्बो अच्छा, ले मेंस ली। बैच भी लिया था हाँ, आपने? कॉम्बो कौन लिया से था। वाला? मेंस जो कॉम्बो बैच हुआ था ना अभी आपका 2024 वाला आपने जो करवाया अच्छा, था। इस साल के हाँ, 24 वाला आपने हाँ, लिया इसी था। साल वाला लिया था। ठीक है। और उसको आपने आप जैसे करवाते गए मैं पूरा साथ में कंप्लीट करती गई। आपने लास्ट में करवा दिया था कंप्लीट, दिसंबर में कंप्लीट हो गया था हमारा बैच, तो मेरा भी साथ में कंप्लीट उसकी हो गया फेयरवेल था। क्लास आपने अटेंड की थी? हाँ, वो भी की थी थोड़ा अटेंड। रोना-वोना आया होगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चैंपियंस बैच एंड मेंस बैच? हाउ कैन यू रेट? बहुत डिफरेंसेस है। अगर कोई भी बेसिक से कर रहा है तो वो मेंस में कुछ भी, मेंस वाले बैच में उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप उसमें बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का करवाते हैं। और इनफैक्ट जब मैंने भी आपने अलजेब्रा से शुरू किया था वो बैच, तो जब मैंने पहली क्लास ली तो ऐसा लगा कि अलजेब्रा हमने पढ़ा ही नहीं है चैंपियंस बैच में। उसमें बिल्कुल आपने नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस करवा दिए। हाँ, और अगर किसी ने मेंस बैच अच्छे से कर लिया तो फिर वो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस कर सकता है। हाँ, हाँ। उसमें आपने जो ट्रिक्स बताई हैं, जो शॉर्टकट्स बताए हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं हमारे लिए मेंस को टैकल करने के लिए। देखिए, चूँकि आप एक स्टूडेंट हैं और आपने दोनों बैच से पढ़ा हुआ है, तो हमारे बच्चों का शुरू में ये क्या नाम रहता है कि आप शुरू में ही मेंस वाले सारे क्वेश्चन चैंपियंस में क्यों नहीं डाल देते? तो इसका जवाब मैं आपसे चाहूँगा कि ऐसा मैं क्यों नहीं करता हूँ, वो आप बताओ? सर क्योंकि फिर बहुत डीमोटिवेट हो जाएँगे लोग। मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएँगे, क्योंकि चैंपियंस में आप बिल्कुल बेसिक से करवाते हैं हाँ। और मेंस में आप उस लेवल का करवाते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएगा तो हम वो छोड़ेंगे नहीं। भले ही चाहे थोड़ा टाइम ले लें बनाने में, लेकिन हम उसको बना के आएँगे। क्योंकि चैंपियंस में आपने जो क्वेश्चंस करवाए थे वो मेंस से बिल्कुल डिफरेंट हैं। कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन मेंस में आपने बहुत नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस करवाए हैं, जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसका बेसिक बिल्कुल क्लियर होगा। बिना बेसिक क्लियर किए कोई मेंस बैच को समझ नहीं पाएगा, नहीं समझ नहीं पाएगा। समझ सकता। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। और
मेरी आइडियोलॉजी भी यही रहती है, हालांकि कमेंट कई तरह के आते हैं कि आपको 2-2 बैच बना करके बेचना होता है, तो आप ये लेकर के आ जाते हो। बट मैं जो बात कहता हूँ ये कि देखिए, जब आपने चीज़ों की शुरुआत की है तो मुझे वहाँ पर बेहतर तरीके से पता है कि जिस अलजेब्रा को मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कम से कम उसको याद करने के लिए 4 से 5 बार पढ़ना होगा। इनफैक्ट अगर आपने क्लासरूम शीट भी 3-4 बार नहीं लगाई होती, मेंस बैच आपके भी पल्ले नहीं नहीं पड़ता। पता। और उस चीज़ को अगर मैं बहुत पहले कर दूँ तो बच्चा तो पहले डिमोटिवेट हो जाएगा। इस वजह से हम यहाँ पर शुरू में ऐसे रखते हैं कि भैया अपना वीओडी है और ये है, ऐसा नहीं है कि उसके अलावा भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप उसी चीज़ को कई बार पढ़े तो आपका आराम से हो सकता है। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ वीओडी बैच से सिलेक्शन लिया है, कई ऐसे हैं जिन्होंने चैंपियन से लिया, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि नहीं ये तो हमारा ख़त्म हो गया, हमें अब इसके ऊपर का स्टफ चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? वो मिलता है मेंस बैच में। एक जो सवाल अक्सर रहता है कि आदित्य रंजन सर बड़े आसान क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा वो बताइए मेंस लेवल के बैच के बारे में मतलब। सर वो तो जिसने पढ़ा है उसको अच्छे से पता है। हाँ। आधे क्वेश्चन समझ आते हैं और आधे तो हमसे बनते भी नहीं हैं जब तक आप सॉल्यूशन नहीं बताते। हुँ, स्पेशली मेंस बैच में, हुँ। क्योंकि उसमें सर क्वेश्चंस बहुत एडवांस लेवल के होते हैं और हर कोई नहीं बना सकता उन क्वेश्चंस को, नहीं और बना सकता। आसान जो कह रहे हैं उन वो तो पता नहीं कहाँ से ही पढ़ के आए हैं। मेंस लेवल में थोड़ा कभी आओ तो पता चले यहाँ पर महफ़िल बहुत क्या अच्छे है। क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट लेवल के तो अभी मेंस में इस बार हमने काफ़ी मेहनत भी की थी और लगभग हमने कोशिश किया था कि जितने भी मॉक टेस्ट हैं जो आप लोग देते हैं अलग अलग कंपनीज़ के, उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारे पास में हो और उनके आसान सॉल्यूशन हो। ठीक है, ना सिर्फ क्वेश्चंस के दम पर मेंस बैच है बल्कि सॉल्यूशंस भी वैसे रखे गए हैं। अलजेब्रा का इनफैक्ट पहला क्वेश्चन ही मैं ये दावे के साथ में कहता था कि तुम बनाओ गलत ही निकलेगा आंसर। आधे लोगों का इनफैक्ट मेरा भी गलत था। आपका भी गलत हाँ, था। उसमें वो साइन वाला इशू था जो आपने हाँ। इनइक्वालिटी लगाई थी ना, वो इनइक्वालिटी वाला वो उससे गलत हुआ था। इनइक्वालिटी को पढ़ा नहीं और ऐसे करके हाँ। आंसर बना के चले गए। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस तरीके से आपने पूरी मैथ्स की तैयारी की। कितने आए मैथ्स में आपके? सर मैथ्स में मेरे 87। 87। एक क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, एक, हाँ। कौन सा सवाल था? सर वो शायद पाइप एंड सिस्टम का कोई क्वेश्चन था तो वो। बाद में आके रिग्रेट हुआ था? बहुत। वो नेगेटिव वाला था ना वर्क? हाँ हाँ हाँ। याद आ गया। तो मैथ्स के लिए आपका रिकमेंडेशन बच्चों के लिए क्या रहेगा? सर मेरा तो ये रहेगा कि आप कुछ भी मतलब कि प्रॉपर एक बैच ले लो, अगर आपको लेना है तो आप प्रॉपर एक बैच से पढ़ाई करो, लेकिन एक ही टीचर पे रिलाई करो। मतलब मैंने जब शुरू की थी तो मैंने शुरू से लेके फ्रॉम दी फर्स्ट डे टिल माय मेंस मैंने सिर्फ आपको फॉलो किया था और मैंने किसी भी टीचर को नहीं फॉलो किया था। तो आप सिर्फ एक ही टीचर पे को फॉलो करो और प्रॉपर उसको प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, रिवीजन मस्ट है, और मैथ में प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। आप जितने हो सकें सेक्शनल मॉक चैप्टर टेस्ट दो जिससे आपका टाइमिंग कवर हो जाए, क्योंकि मैथ्स में टाइमिंग का बहुत इशू रहता है, क्योंकि हमारा जितनी जल्दी मैथ्स कंप्लीट होता है तो प्री में प्रेशर उतना ही कम होता है, इस वजह से। फिर इंग्लिश की तैयारी आपने कैसे की फिर? सर इंग्लिश के लिए मैंने प्रशांत सर का वीओडी बैच लिया था। उसको मैंने खुद अपने पेस पे कंप्लीट किया था, क्योंकि मैंने जनवरी में बैच लिया था तो मुझे 2-3 महीने में उसको कंप्लीट करना था। तो मैंने उसको अपने पेस पे कंप्लीट किया था वीओडी बैच को, और वोकैब भी मैंने सर ने उसी टाइम पे वोकैब की एक यूट्यूब पे सीरीज़ शुरू की थी, तो मैंने वोकैब वहाँ से की थी और सर की बुक मंगवाई थी, तो मैंने वोकैब सर से ही की थी पूरी, और फिर बाद में मेंस के बैच से की थी। तो इंग्लिश में क्या क्या कठिनाई आपको और कैसे प्रशांत सर ने उसको दूर किया? सर इंग्लिश में मेरी ग्रामर हमेशा से थोड़ी सी वीक थी। ग्रामर में मैं इतने रूल्स याद नहीं हो पाते थे, और अगर याद हो भी जाएँ रूल्स तो उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती थी कि कैसे कहाँ पे कौन सा रूल लगना है। तो प्रशांत सर बहुत डीपली पढ़ाते हैं, मतलब वो हर एक रूल को समझाते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, यहाँ पे अगर ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है। तो इस वजह से उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया, तो वो रूल्स अपने आप ही आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको अपने आप ही रिमाइंड हो जाएंगे। और उन्होंने प्रैक्टिस काफ़ी करवाई है, जिसके थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, देखते ही क्वेश्चन को समझ आ जाता है कि यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, तो ये एरर हो जाएगा या कुछ भी वहाँ पे जो भी लग रहा होता है। तो वो प्रशांत सर ने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस और प्लस पूरा अच्छे से करवाया था उन्होंने। प्रशांत सर के बैच लेने के बाद में आपको इंग्लिश में एक ज़बरदस्त सुधार देखने को मिला। जी, मेरे मॉक में इंग्लिश में स्कोर नहीं बढ़ रहे थे, इस वजह से मैंने बैच लिया था। ओके। पहले मुझे लगा था कि मैं कर लूँगी, लेकिन इंग्लिश में मेरा मॉक स्कोर इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, इस वजह से फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं तो बैच। इंग्लिश में मेंस में आपके कितने मार्क्स थे? सर मेरे 127। 127 थे, बहुत अच्छे। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, तो रीजनिंग के बारे में थोड़ा जानते हैं कि रीजनिंग की तैयारी आपने कैसे की? सर रीजनिंग मैंने मोस्टली यूट्यूब से की थी। मतलब जो भी टॉपिक मुझे समझ नहीं आते थे मैं एक बार उसको कवर करके, और रीजनिंग में प्रैक्टिस मस्ट है, जैसे कि कुछ टॉपिक्स होते हैं हमारे, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, जिसमें हम जितने क्वेश्चंस लगाएंगे, जितने ज़्यादा लॉजिक की प्रैक्टिस करेंगे वो उतना हमारे मतलब कि दिमाग में बैठेंगे और हमें एग्ज़ाम टाइम पे याद आएंगे। ऐसा भी होता है कई बार कि हमें ये लॉजिक आता है, मेरे साथ भी हुआ था प्री में, और पर एग्ज़ाम टाइम पे याद नहीं आता कि ऐसा लॉजिक भी इसमें लग रहा था। तो इसलिए रीजनिंग में प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस और सेक्शन मॉक से रीजनिंग आराम से हो जाती है। ठीक है।
रीजनिंग के लिए आप और बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि आज का जो रीजनिंग आ रहा है, जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन है, फिर असर्शन है और ये सारी चीज़ें हैं, तो इनके ऊपर में बच्चा कैसे कमांड करे और कैसे सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करे? सर अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें हमें सिर्फ ये है कि जो सेंटेंस में लिखा है उसी पे फोकस करना है, उसको पर्सनली नहीं ले लेना है। क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि जब हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो हम कुछ और ही सोच जाते हैं और फिर उस वजह से वो गलत हो जाता है। अपनी इमोशंस के साथ में उसको कनेक्ट ना हाँ, करें। उसको पर्सनली नहीं लेना है, सिर्फ जितना सेंटेंस में लिखा है उस पे फोकस करो और फिर उसी हिसाब से अपना आंसर चूज़ करो, तो वो सही होता है। ओके। बहुत मुश्किल होता है ऐसे डिसीजंस लेना उन सवालों के ऊपर में, लेकिन फिर भी आप चूँकि एक बायस्ड हैं और मतलब आप अनबायस्ड हैं यहाँ पर कि हाँ किसी की तरफ में नहीं झुकाव है, और ऐसे ही यूपीएससी के इंटरव्यू में ही पूछा जाता है कि अगर आप यहाँ पर रहें तो आपका यहाँ पर निर्णय क्या होगा। वहाँ बड़ा मुश्किल होता है इमोशंस को साइड करके और निष्पक्ष जवाब देना, और इसी चीज़ का आपने इस्तेमाल किया और आपका सही भी रहा वो आंसर। जीएस की स्ट्रेटजी आपकी क्या थी और जीएस आपने कैसे पढ़ा था? आईक्यू सीरीज़ फॉलो की थी। टाइम कम था तो मैं नोट्स नहीं बना पाई थी। तो उसके बस प्रिंट आउट्स निकलवा लिए थे, उसको रिवाइज़ करती थी और पीवाईक्यू सीरीज़ को रिवाइज़ करती थी। और प्लस जो 2024 में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए थे, मेंस से पहले मैंने सबके क्वेश्चंस लगा लिए थे। जीएस में जितने भी आए थे पीवाईक्यूज़, मैंने एक बार 2 बार सबके क्वेश्चंस लगा लिए थे, सो दैट पीवाईक्यूज़ कोई ना छूटे अगर दोबारा आ जाए तो। जीएस में क्या स्कोर था आपका? सर जीएस में मेरा कुछ क्वेश्चंस छूटे थे, 45 स्कोर था। और रीजनिंग में क्या था? सर रीजनिंग में 86 था। 86 था, एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन गलत गलत। हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें तैयारी को लेकर के तो बहुत ही बढ़िया आपकी रणनीति रही है। इसके बाद में जो अगला पड़ाव आता है वो आता है मॉक टेस्ट का। तो आपने मॉक टेस्ट का किसका चूज़ किया था आपने, और कब से आपने पहली बार मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया था? सर मैंने सब्सक्रिप्शन तो टेक्स्ट बुक का लिया था, लेकिन बाकी भी कंपनीज़ हैं जैसे कि ऑलिव वुड वगैरह हो गया, तो उनके लाइव मॉक्स आते थे वीकली, मैं उसको अटेम्प्ट कर लेती थी। और मॉक टेस्ट मैंने लगाना शुरू किए थे जनवरी में, जनवरी 2024 में शुरू किए थे। 3 महीने मार्च तक मैंने वीकली मॉक दिए थे अपनी प्रिपरेशन को, मतलब हफ्ते में एक बार? हाँ, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं था पूरा, मेरा 70% सिलेबस कंप्लीट था। तो मैंने पहला मॉक दिया था जब जनवरी में दिया था, और फिर उसके बाद मार्च तक मैंने वीकली मॉक दिए। उसके बाद अप्रैल से डेली मॉक अटेम्प्ट करती थी मैं। ठीक है, मॉक में सबसे पहली बार जो आपने दिया था तो स्कोर क्या था? 110। 110। और 110 और जो प्री में स्कोर आया वो आपका कितना है? 159.5। 159.5 में 160 मान लेते हैं। तो ये सफ़र 60 नंबर का, 50 नंबर का जो था वो कैसे था, कैसे आपने मॉक्स के मार्क्स को बढ़ाया? सर मुझे ये पता था कि अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो मैंने उन मार्क्स को इतना लेके डीमोटिवेट नहीं हुई कि बहुत कम स्कोर आ रहा है, और पहला मॉक था मेरा, तो मैंने फिर सोचा कि सिलेबस जैसे जैसे कंप्लीट होगा मॉक के मार्क्स भी इंक्रीज़ होंगे, तो इसलिए मैंने डेली मॉक नहीं दिए थे 2-3 महीने, सिर्फ वीकली अटेम्प्ट किए थे, सो दैट सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और फिर उसके बाद अप्रैल में मेरा स्कोर 140 प्लस ही रहता था, उससे नीचे नहीं जाता था। तो मॉक के मार्क्स को बढ़ाने का टेक्निक क्या था? एनालाइज करना, जैसे कि मैंने जब मेरा 110 आया तो मैंने एनालाइज़ किया, तो उसमें जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स थे वो मेरे कवर नहीं हुए थे, जैसे कि मैथ्स में SI CI नहीं हुआ था उस टाइम तक, और ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं हुआ था, कुछ टॉपिक्स नहीं हो पाए थे, तो वो क्वेश्चंस तो देखते ही छूट जाते थे कि हमने पढ़ा ही नहीं है अभी। और कुछ क्वेश्चंस गलत होते थे, तो जो गलत होते थे मैं उन पे फोकस करती थी कि अगर मैंने ये पढ़ रखा है तो ये क्यों गलत हुआ। कोई टॉपिक होता था तो मैं उसको दोबारा से रिवाइज़ करती थी, मैथ्स के होते थे तो उसको दोबारा से कवर करके प्रैक्टिस कर लेती थी, सो दैट अगर दोबारा आएंगे तो वो गलत नहीं होंगे। टैक्टिक्स बहुत अच्छा था आपका वहाँ पर चीज़ों को लेकर के, और आपको इतना पता था कि भाई जो टॉपिक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ उसके मैं कितने भी बना लूँ मेरा सवाल वो सही नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जब आता है प्री आपका ख़त्म हो जाता है। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, और ऐसा मैंने सुना भी है कि तुम जिस साल मेंस का बैच लेते हो या जिस साल तुम तैयारी करते हो उस साल तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन मैं भी एक ऐसे शख्स के साथ में बैठा हूँ जिन्होंने उसी साल प्री की भी तैयारी की, निकला भी, फिर मेंस का बैच भी लिया, फिर उससे भी उन्होंने तैयारी की। ठीक है, तो क्या लगा आपको जब प्री निकलने के बाद में? क्या बाकी लोगों की तरह आप भी आंसर का वेट कर रहे थे कि आंसर किया आएगा तो मेंस की तैयारी करेंगे, या आपने क्या रणनीति बनाई प्री के बाद? सर मैंने आंसर की का या वेट नहीं किया, क्योंकि मेरा जो प्री था वो फर्स्ट डे फर्स्ट अटैम्प्ट था, फर्स्ट शिफ्ट में ही था मेरा। 9 को शिफ्ट शुरू हुए थे सीजीएल प्री के, और मेरा 9 को फर्स्ट ही शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो अगर आंसर की का वेट करती तो 1 महीना वेस्ट हो जाना था मेरा। तो इस वजह से मैंने आंसर की का वेट नहीं किया, मैंने तुरंत प्री के बाद ही मेंस बैच परचेज़ किया और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। मुझे ये पता था अगर नहीं भी होगा तो ये मेरी मैं जो कर रही हूँ ये मेरे नेक्स्ट अटैम्प्ट में काम आ जाएगा। ओके। बहुत लोग वेट करते हैं कि पहले सारे प्री वालों का पेपर ख़त्म हो जाने दो, फिर थोड़ा देखते हैं टीचर लोग क्या लेकर के आ रहे हैं, तब उसके बाद में वो डिसाइड करते हैं। बट आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, आपने अपनी रणनीति बनाई और आप आगे बढ़ गए। 9 तारीख को प्री ख़त्म होता है, आपकी टेबल की सारी प्री की किताबें हटती हैं, और फिर कितने तारीख को मेंस की तैयारी शुरू हो जाती है? अगले ही दिन से। 10 तारीख से।
और 10 तारीख से आप मेंस की तैयारी में लग जाते हैं। रणनीति बहुत शानदार होती है, घंटे और बढ़ जाते हैं, मेहनत और बढ़ती है और सिलेक्शन शानदार होती है। कितने घंटे लगभग मेंस के टाइम पर आपने पढ़ाई किया था? 12 से 13। 12 से 13। ठीक है। और 12 से 13 में आप क्या करते थे? वो शेड्यूल क्या था आपका सर पढ़ने मेरा का? ये था कि मैं सुबह 10 बजे से लेके मेरा ये होता था शाम के 8 तक। सुबह मैं 10 बजे क्यों? आप उसके पहले नहीं उठते थे? नहीं अच्छा। सर, 10 बजे से लेके मेरा ये था कि मैं दिन में 4-5 घंटे निकालूंगी सिर्फ, जिसमें मैं अपनी जितनी भी क्लासेस हैं उनको कवर अप कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं रात में 9 बजे अपनी स्टडी टेबल पे बैठती थी और सुबह 5 बजे उठती थी। हम्म। तो वो रात में 9 से लेके 5 तक मेरी प्रैक्टिस, रिवीजन सब कुछ इसी में होता था। रात के 9 से सुबह के 5? सुबह 5। सुबह 5 बजे तक पढ़ते थे? आपके पापा यहीं पर है, कह रहे हैं कि जब हम नमाज के लिए उठते थे तब ये सोने जाती थी। तो सिर्फ 5 घंटे की नींद लेते थे आप? जी। बस। ओ भाई साहब। और ये मेंस के लिए नहीं था, ये प्री से पहले से था। पहले से था? जून से मेरी ये तो थी। रात में फिर कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करते थे आप? रात में मैथ्स लगाती थी और सुबह के टाइम पे जैसे कि मैंने 9 से 12 तक मैथ्स कर लिया, पूरा जितना भी क्लास लिया उसको रिवाइज़ करके अच्छे से प्रैक्टिस कर ली 3 घंटे। उसके बाद जीएस पढ़ती थी, रीजनिंग, थोड़े बहुत नींद आती है तो सेक्शन मॉक दे लिए, नींद ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद वो कैब कर ली, इंग्लिश कर ली, बस। नींद भगाने का क्या तरीका होता था आपका? पानी पी लेती थी, सेक्शन मॉक दे लेती थी तो समझ आ जाता था अभी पढ़ना है। गाने वाने सुनने का शौक है? नहीं, हाँ कभी कभी, जैसे कि कभी अगर बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील हो रहा है तो थोड़े बहुत सुन लिया, लेकिन वो भी मोटिवेशनल वाले, तो उससे थोड़ा सही लगता था सुन के। योगा, एक्सरसाइज कुछ ऐसा करते थे कि जिससे नींद भाग जाए? वो तो सुबह के टाइम सोती थी सर, तो नहीं हो पाता था। नहीं हो पाता था कभी। और क्या तरीके अपनाए आपने अपने नींद के ऊपर में काबू करने का और अपने आप को मोटिवेट रखने का? सर मोटिवेटिंग फैक्टर तो सबसे ज़्यादा बड़ा मेरी फैमिली थी, तो उसमें मुझे अलग से कुछ नहीं करना पड़ा या ऐसे कभी सर्च नहीं करना पड़ा बैठ के कि हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ। हमेशा से मतलब इनर मोटिवेशन था कि हाँ कुछ करना है क्योंकि टाइम कम है, और फिर अभी ये तो शुरुआत है, अभी मेरी जर्नी बहुत लंबी है आगे, तो मुझे उसको भी लेके जाना है। तो अगर अभी से ये सब होने लगेगा तो फिर आगे कैसे कंटिन्यू कर पाऊँगी। बहुत ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो नींद ना आए इसकी वजह से अपना खाना कम कर देते हैं और भी चीज़ें कम कर देते हैं, तो आपने इसके ऊपर में कैसे कंट्रोल किया? सर मैं रात में वैसे ही थोड़ा कम रखती थी अपना, दिन में थोड़ा सही से ले लेती थी, लेकिन रात में थोड़ा कम लेती थी। और जैसे कि अब मुझे रात भर जागना है तो मेरा रात में थोड़ा बहुत मैं अपने स्नैक्स वगैरह रख लेती थी, जिससे अगर भूख लगती है तो खा लेते हैं। कर रहे हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये सफ़र बड़ा लंबा है सरकारी नौकरी का, और इसमें लोग कई बार डिमोटिवेट होते हैं, कई बार टूटते हैं, डर भी कई बार लगता है दूसरों के मार्क्स को देख के मॉक में। आपके साथ भी हो रहा होगा, मेंस की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर लोग 340 345 का स्कोर कार्ड ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं, टेलीग्राम में आपका उस समय 280 290 आ रहा होगा, तो कैसे मतलब मैनेज किया उसको आपने? सर मतलब मेरा जो मोटिवेट कैसे रखा अपने आप? सब मोटिवेट तो ऐसे रखा कि मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी, मुझे पता था कि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो मुझे उस हिसाब से अपने को लेके चलना है, किसी से कंपेयर नहीं करना। मैंने अपने को कभी किसी से कंपेयर नहीं किया, बस अपने ही मॉक्स से कंपेयर किया कि अगर मेरा इस वाले मॉक में 300 आया तो मुझे अगले वाले में इससे ज़्यादा चाहिए, और अगर उससे कम आता था तो वो मेरी गलती है, तो मुझे उसको एनालाइज करना है और फिर अपने आप को इम्प्रूव करना है। इन तरीकों को अपना करके आपने अपने हाँ पर और बेहतर काम किया जी। आपने। ठीक है, बहुत शानदार महक आपकी सारी रणनीति रही है। कुछ मैं चाहूँगा कि आप हमारे बच्चों को बताएं, ठीक है, कुछ आप स्टडी टिप्स दें उनको कि वो किस तरीके से तैयारी करें यहाँ पे कि उनका सिलेक्शन हो पाए। सर सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंट रहना, हम्म, क्योंकि अगर आपको पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं अपना बताऊं तो मेरी इस पूरी 1.5 साल की जर्नी में सिर्फ एक दिन ऐसा था जिस दिन मैंने पढ़ाई नहीं की थी। उसके अलावा ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन मेरा वो पढ़ाई दिन में क्यों सही हो। क्यों पढ़ाई नहीं की थी? सर वो थोड़ा फैमिली फंक्शन था तो इस वजह से। उसके बाद से मैंने ऐसा कोई फंक्शन भी अटेंड करना अवॉइड किया थोड़ा सा। उसके बाद से मेरा पूरी 1.5 साल की जर्नी में ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन मैंने पढ़ाई ना कर पाई हो। सफलता अगर जल्दी चाहिए तो मेहनत बड़ी करनी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगी, पड़ेगा। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और सारी चीज़ों को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। जी। अब आपका विचार क्या है, चूँकि अब आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा, पासपोर्ट ऑफिस में आप जॉब करेंगे, तो अब आगे कहाँ पहला टूर मारने का इरादा है, ये बताओ? सर ऐसे टूर का तो अभी कोई प्लान नहीं किया मैंने, बस ये है कि हाँ अब एसएससी हो गया तो अब अपने नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करना है, उसी अभी पे जब ध्यान पहली देना। सैलरी आएगी कितने की आएगी? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रॉ तो 65 अप्रॉक्स हो जाएगी। 65, 60, 70, 80 इसी के हाँ बीच हाँ में होगा। हाँ। तो पहली सैलरी का क्या करने वाली हो? पापा को दूंगी, जो भी हाँ। करेंगे वो करेंगे। दूसरी सैलरी? दूसरी सैलरी अपने ऊपर सर, मुझे मतलब कि यूपीएससी में करना है तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगी। यूपीएससी के लिए कोचिंग हो गए, हाँ स्टडी मटेरियल्स हो इन्वेस्ट गए, उनके करूँगी। ऊपर में आप हाँ करेंगे।
मेरे कुछ रैपिड फायर सवाल अभी होने वाले हैं और आई थिंक रैपिड फायर का मतलब आप समझते हैं कि सोचने समझने का वक्त नहीं मिलेगा, टू द पॉइंट आपको आंसर देना है। रेडी हैं आप? ठीक है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे जो होने वाला है वो ये है कि एसएससी सीजीएल का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा था जीएस। और सबसे बोरिंग? सबसे बोरिंग भी जीएस। प्रिपरेशन के दौरान सबसे पसंदीदा स्नैक स्नैक जो ज़्यादा खाते थे? कुछ भी नहीं खाती थी, ऐसे सब कुछ नहीं, ही खा आपने लेती कहा थी था अभी सर मैं। पॉडकास्ट में कि हाँ हाँ रात में स्नैक हम खाते थे। हाँ, कौन सा? मम्मी के हाथ के वो बने खाती थी, बाहर का कम ही खाती थी। बाहर का नहीं था, घर में जो बना हुआ है वो खा लिया। लड़कियां सीरियल ज़्यादा पसंद करती हैं, तो आपका फेवरेट सीरियल? अवॉइड किया था सर इस टाइम पे, तो मैंने कोई सीरियल नहीं देखा? इस टाइम पे कभी कोई अवॉइड कर देखा हो दिया था। पहले? हाँ देखा था, हम्म। ऐसे कुछ याद नहीं है। कोई फेवरेट मोटिवेशनल लाइन आपकी? एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने इनफैक्ट लिख के भी लगा रखी थी। एक कोट है, नथिंग इज डेंजरस इन दिस वर्ल्ड देन अ ह्यूमन बीइंग विद अ पर्पस। फिर से बताइए। नथिंग इज डेंजरस इन दिस वर्ल्ड देन अ ह्यूमन बीइंग विद अ पर्पस। ओहो, क्या बात है। मतलब थोड़ा हमारे इन हिंदी भाषी ऑडियंस को भी थोड़ा इसका मतलब और भावार्थ समझा सर दीजिए। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में इससे ज़्यादा डेंजरस कुछ भी नहीं है कि अगर एक इंसान है और उसके पास अपना पर्पस है कि उसे करना क्या है और ये लाइफ। कोटेशन किसकी है? सर ये कोटेशन एक रेस्ट डे करके एक को फेमस है, उनकी है, तो मैंने उन पढ़ी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने उसको लिख के मतलब भी इसका लगाया मतलब था। ये कि अगर कोई इंसान है और वो उद्देश्य के साथ में है तो उससे बड़ा घातक कुछ भी नहीं हो कुछ भी सकता नहीं है। हो सकता। उद्देश्य से बड़ा घातक कोई चीज़ नहीं है। बहुत बढ़िया। अगर मौका मिले तो कौन ऐसी किताब है जो आप हर एसएससी एस्पिरेंट को रेकमेंड करना चाहेंगे? फॉर्मूला बुक। फार्मूला बुक। क्यों फार्मूला बुक डेफिनेटली क्यों? काफ़ी अच्छी बुक है सर, इनफैक्ट सबको पढ़नी चाहिए। अगर जो पढ़ेगा उसको अपने आप समझ आ जाएगा कि क्यों रिकमेंड की गई है ये बुक। चलिए बढ़िया। नेक्स्ट गोल क्या है? यूपीएससी। यूपीएससी। यूपीएससी में कौन सा पोस्ट आपको फेवरेट लगता है? आईएएस। आईएएस ही बनना है। मेरी शुभकामनाएं पहले से इसके लिए थैंक आपके साथ ही। ठीक है। पढ़ाई के अलावा कौन कौन सा काम करना पसंद है आपको? यू। म्यूज़िक सुन लेते थे सर, और जैसे कि कहीं कुछ थोड़ा बहुत टहल लिया। एडवेंचर पसंद है, एडवेंचर घूमना में क्या अच्छा है? लगता है, घूम लेते हैं, और बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं है। महक की फेवरेट मूवी कौन सी है? 12th फेल। 12th फेल, जो अभी रिसेंट में देखी। कितनी बार देखी आपने 12th फेल? एक ही बार देखी, एक ही उसके बार। बाद से मूवीज़ वगैरह भी अवॉइड किया था। फेवरेट एक्टर आपका? फेवरेट एक्टर हम्म, मुझे लग रहा ऐसा है कई कोई, सारे हैं इसीलिए आप सोच रहे हैं। हाँ ऐसा कोई एक कोई बात फेवरेट नहीं, नहीं तीन है। चार भी नाम बता सकते हैं। शाहिद कपूर। शाहिद कपूर और भी हैं सर, विकी कौशल। विकी कौशल जी भी। चलिए बहुत बड़ी बात है। सबसे बेस्ट हॉबी आपकी? सबसे बेस्ट हॉबी रीडिंग, म्यूज़िक सुनना। सोशल मीडिया क्या आप यूज़ करते हैं? करती थी सर, लेकिन अवॉइड कर दिया था, मतलब प्रिपरेशन अवॉइड कर टाइम दें। पे सब कुछ थोड़ा रोक लाइफ दिया का था। कोई एक सबसे वर्स्ट फेज या कोई बहुत बुरा पल जिसको सुन करके, समझ करके या याद करके भी आप आज भी सिहर जाते हो, कोई ऐसा पल रहा हो? प्रिपरेशन के दौरान ही हुआ था, पापा का लॉस हुआ था काफ़ी। बिजनेस में? हाँ बिजनेस अच्छा। में ही कह सकते हैं, तो मतलब उस टाइम पे थोड़ा बहुत बहुत मुश्किल हुई थी। तो और फिर उस टाइम पे मुझे अपनी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू करनी थी, तो वो उस सबसे प्रिपरेशन का सबसे वर्स्ट फेस वही था। ओके। सबसे खुशी का पल आपका? रिजल्ट डे। रिजल्ट वाले दिन, या आज तो कुछ अचीव किया है। आपके घर में सबसे ज़्यादा कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके सफ़र में सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया? पापा मम्मी पापा। दोनों। ठीक है। पापा मम्मी दोनों हैं। दोनों। ओके। अगर मौका मिले कभी किसी एक पॉलिटिकल लीडर से मिलने का, तो आप किससे मिलना पसंद करेंगे? राघव चड्ढा। राघव चड्ढा। कारण? सर वो मतलब कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो काफ़ी मतलब कि टैलेंटेड हैं, और उनकी बातों से ऐसा लगता है काफ़ी अच्छे लीडर हैं वो। अगर एसएससी में एक रिफॉर्म लाने की ज़रूरत पड़े या एक की जगह 5 रिफॉर्म लाने की ज़रूरत पड़े और आपको यहाँ पर वो हक दिया जाए, तो आप कौन कौन सी 5 चीज़ों को बदलना पसंद करेंगे? सर सबसे पहले तो ये जो मेंस की प्रॉब्लम है, हम्म, और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि जो एग्ज़ाम सेंटर्स पे प्रॉब्लम होती है लोगों को, मैंने खुद देखा था कि मेरे एग्ज़ाम सेंटर पे कई लोगों को, किसी का कंप्यूटर वर्क कर नहीं कर रहा, किसी के टाइपिंग के टाइम पे ये कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, तो सर इससे ना हमारा पूरा करियर ही बर्बाद हो जाता है। और जो बंदा एग्ज़ाम दे रहा है बैठ के, उसको तो कुछ आइडिया ही नहीं है इस चीज़ का, उसकी तो पूरी साल ही बर्बाद हो गई इस चीज़ को लेके। तो ये चीज़ें उनको चेक करवानी चाहिए, जिससे कि किसी की साल बच सकती है। ये आपका पहला चेंज होगा कि कुछ ऐसा हम करें कि जिससे ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो जी ख़त्म हो जाए। दूसरा? सर, मेंस हमेशा एक ही शिफ्ट में होना चाहिए। मेंस एक शिफ्ट में होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन ने काफ़ी कुछ किया है इस पर। तीसरा चेंज जो आप ला सकते हैं? सर तीसरा चेंज हमारा चेयरमैन को बदल दो।
नहीं नहीं, चेयरमैन को तो मैं नहीं बदल सकती। ठीक है, फिर? सर मेंस हो गया, और क्वेश्चन जो लेवल है ना उसको अच्छे से मतलब कि बनाना चाहिए, हाँ। क्वेश्चंस के लेवल को अच्छा रखना चाहिए। जैसे कि CHSL मेंस हुआ था, वो काफ़ी सिंपल दे दिया था उन्होंने, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत हाई चली गई दुःख भी थी। इस बात का होता है यार, मेंस लेवल में उस लेवल का पढ़ के जाते हैं। प्री से भी बेकार मेंस था वो, हुँ, क्योंकि CHSL बहुत सिंपल दे दिया था उन्होंने मेंस में, लग ही नहीं रहा था कि हम मेंस लिख रहे हैं बैठ के। हुँ, तो क्वेश्चंस के लेवल अच्छे से सेट करने चाहिए। और चौथी चीज़ सर ये कि हमें जो मेंस के क्वेश्चंस हैं ना उसको बहुत, और सिर्फ मेंस के नहीं प्री के भी, हमें क्वेश्चंस को सेट अच्छे से करना चाहिए जिसमें कोई गलती ना हो। जैसे कि हमारे मेंस में भी मेरी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन गलत हुए और जिसका फ़ायदा सबको मिला, जो कि गलत हुआ। मैंने कुछ क्वेश्चन थे जिनके आंसर सही मार्क किए थे, लेकिन उसका फ़ायदा सबको मिल गया तो जिन्होंने दुःख होता मार्क है, भी नहीं किए थे। दुःख होता है। हाँ, तो सर इस चीज़ को मैं शिफ्ट करना चाहिए कि मतलब कि हम क्वेश्चंस अगर बना रहे हैं तो उसको एक बार रीचेक कर लें, ताकि क्वेश्चंस गलत ना जाएँ। और अंतिम जो चेंज आप चाहेंगे जो एसएससी में हो वो क्या है? 5वां? सर जो हमारा लास्ट चेंज मैं ये बोलूँगी कि पहले हमारा DV कंडक्ट हो जाना चाहिए, उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे और कुछ होना होना चाहिए। चाहिए। बहुत शानदार महक आपका इंटरव्यू रहा और बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों ने और स्पेशली हमने भी जाना आपसे। ठीक है, जो मुझे लगता है यहाँ पर कि जितने भी लड़के हैं, लड़कियाँ हैं जो ये पॉडकास्ट को देख रही होंगी, और स्पेशली लड़कियों को थोड़ा-सा मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि देखिए बहुत आसान होता है ये कहना कि ये समस्या है मेरे घर में, वो परेशानी है मेरे घर में, लेकिन अभी हाल-फिलहाल मैंने 2 इंटरव्यू लिए लड़कियों के। ठीक है, एक महक का है और एक और लड़की हैं जो महाराष्ट्र की थीं, जो प्रिवेंट एग्ज़ामिनर का जो पोस्ट उन्होंने चूज़ किया है। ठीक है? और दोनों ने बताया यहाँ पर कि सर हमारे लाइफ में भी इश्यूज़ थे, हमें भी पूरा परिवार देखना होता था, लेकिन उसके बाद भी हमने मेहनत की और हमें पता है कि हम एक्सक्यूज़ेस के साथ में लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अपने टैलेंट के दम पर ही हम आगे बढ़ेंगे, और इन्होंने इस बात को साबित भी किया। आप लोगों से भी एक बात कहना चाहेंगे, मेहनत करिए, मेहनत आपके हाथ में है, पेशेंस आपके हाथ में है, ये दोनों रखिए और एक दिन यकीन मानिए सफलता बड़ी ज़बरदस्त मिलेगी आप लोगों को। तो उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को मेरे भाई लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हर जगह पे इसको शेयर करिएगा, ताकि जो बच्चे किसी अभाव से कोई गलती कर रहे हैं तो वो ना करें और मेरे भाई जीवन में वो आगे बढ़ पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद महक यहाँ आने थैंक यू के लिए सर। और सारी बातें निष्पक्ष तरीके से अपने ऑडियंस को बताने के लिए। आपको और आपके पिताजी को दोनों को धन्यवाद बहुत। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। थैंक यू।